नमस्कार दोस्तों। आज हम माध्यमिक परीक्षा 2023 10वीं क्लास की साइंस के विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। वो भी सटीक उत्तर अगर आपने इस प्रकार लिखा है तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे 100 में से 100। देखिए यहाँ पर जो है आपको ऊपर रोल नंबर बनना होता है। ये आपके परीक्षार्थियों के लिए एक बार पढ़ लेना चाहिए। और प्रश्न क्रमांक जो 21 से 23 है वो आंतरिक विकल्प के तौर पर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए दूसरा पेज जो है, यहाँ से आपके क्वेश्चन खंड जो विकल्पात्मक प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, वो की शुरुआत होती है। और पहला सवाल है कि वर्दी का संबंध करने वाले हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एब्सिलिक अम्ल। और अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क इसका सही उत्तर होगा। और जो तीसरा सवाल है यहाँ पर वो है आर आर और वाई वाई जिन संरचना का बाह्य लक्षण होगा तो गोल और पीला। ये तो किताब में भी दे रखा है। ऊर्जा सभी प्रश्न किताब से बाहर नहीं आए, किताब के अंदर से ही आए हैं। और ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ये सबसे सिंपल क्वेश्चनों में से है। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि पवन ऊर्जा। और जो पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना, तो इसका खड़ीन उत्तर है खादीन। और अगला तो इससे भी सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपतन कोण दे रखा, परावर्तन कोण का मान पूछा है। तो आपको पता है ये परावर्तन के नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो एक्स का मान भी 30 डिग्री ही होगा। और यहाँ पर छठे उत्तर का सही उत्तर होगा द। और सातवां प्रश्न जो है, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है, वो पूतली के आकार को नियंत्रित करती है। और जो किलोवाट आवर है किस भौतिक राशि को मात्रक है? तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है और जो 1 यूनिट के बराबर कहा जाता है। जो यहाँ पर चित्र दे रखा है, चित्र में ये पूछा है कि इसमें युक्ति वाई को पहचानी, तो वाई यहाँ पर मीटर को दर्शाती है। और जो यहाँ पर प्रतिरोध लगाया है, इस पर जो प्लस माइनस का चिन्ह है ये वोल्ट मीटर को दर्शाता है। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा द मीटर। और वातावरण चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया, ये तो सबको पता है, इसका सही उत्तर है संसारण। और अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयरन और जिंक के अभिक्रिया का सही बढ़ता क्रम है। तो इसी सक्रियता श्रेणी से सवाल आया है। सक्रियता श्रेणी में आपको ट्रिक याद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बीच में ट्रिक क्या होती थी, AgI। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील है वो है आयरन, और दूसरा जिंक, और तीसरा एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक इसमें है एल्यूमिनियम। बढ़ते क्रम में लिखना था तो पहले आयरन आएगा, उसके बाद जिंक और उसके बाद एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर होगा अ। और अगला सवाल है जो ये एस्टिकन अभिक्रिया से सवाल आया है। ठीक है, और एथेनोइक गुणधर्म है उसके उसके सवाल आए हैं। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा एस्टर का एस्टिकन अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, तो एस्टर का सही सूत्र होता है CH3COO C2H5। यानी सही उत्तर आपका होगा द। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, लार में भी एक एंजाइम है जिसे लारिया एमिलेस एंजाइम और इसका या टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। अगर दोनों में से आप कोई भी एक लिख कर आया तो दोनों कंडीशन में सही है। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टाइलिन भी लिखा है केवल तब भी आप सही है, और टाइलिन एंजाइम लिखा है तब भी सही है, और एमिलेस एंजाइम लिखा है तब भी सही है। और अगला है कि कायु प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ठीक है, खाली जगह में आएगा समान। और आपके जो रिक्त स्थान वाले सवाल है वो सब सवाल 6 के 6 इजी थे। और पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और चुंबकीय सजातीय ध्रुवों में परस्पर हमेशा प्रतिकर्षण होता है। छोटी क्लासों का सवाल है ये तो। और अगला सवाल है सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, तो एसिटिक अम्ल होता है। अगर आपने एथेनोइक अम्ल लिखा तब भी आपका सही गिना जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या 8 होती है। कई जगह 18 बता रहे, 18 नहीं होती, इसमें 8 ही होती है। आधुनिक आवर्त सारणी आप देख सकते हैं, उसमें देखना तीसरे आवर्त में 8 ही तत्व होते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है यहाँ पर पूछा है कि हार्मोन की क्रिया को कौन सा
कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो ये सबको पता है, पुनर्भरण क्रियाविधि, जिसे इंग्लिश में एंडोक्राइन सिस्टम भी कहता है। अगर इंग्लिश में लिखा है तब भी आपका सही उत्तर है। और दूसरा सवाल है, बहुखंड प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताइए। तो प्लाज्मोडियम। अगर आपके अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन से उपयोग होने वाली कोई एक हानि। इसमें कई काफ़ी सारी हानियाँ, आपने कोई भी लिखा हो तो सही है। और ज़्यादातर जो बच्चों ने लिखा है वो है पर्यावरण प्रदूषण। केवल इतना भी लिखा ना पर्यावरण प्रदूषण, तब भी आपको उत्तर सही गिना जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का ही सवाल है। अगर आपने ये लिखा जीवाश्म ईंधन की मात्रा सीमित है या बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है, तब भी आपका उत्तर सही है। ठीक है, अगर दूसरा कोई भी और लिखा है तब भी आपका सही हो सकता है। ठीक है, पारितंत्र के अजैव घटक, जैव घटक मतलब जीव से संबंधित। ठीक है, अजैव घटक मतलब जो जीव से संबंधित नहीं है, निर्जीव घटक से संबंधित, जैसे कि ताप हो सकता है, जल, वायु, प्लास्टिक, धातु, प्रकाश, मृदा या मिट्टी, चमड़ा, वर्षा, इनमें से भी कोई एक लिखा है, कोई भी लिखा है। अगर जैव जीवित कोई प्राणी के अलावा कोई भी लिखा आपने तो आपका सही उत्तर गिना जाएगा। ठीक है, कोई एक लिखना था, सब इतने सारे नहीं लिखने थे। ठीक है, अगला सवाल है, दो भौतिक राशियों, ये काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा था। जो पी है, यहाँ पर आर है, आर मतलब पी का मान प्रतिरोध के रूप में पी, जो आर है वो मान दे रखा है 5 ओम। और जो क्यू है ये वास्तव में क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता। तो विद्युत प्रतिरोधकता वाला टॉपिक याद करो। ठीक है, प्रतिरोध वाला सूत्र क्या होता है, आर बराबर रो एल बटा ए। रो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, और प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोधकता आपको याद होना चाहिए, इसका मान अनुपातिक स्थिरांक है। स्थिरांक मतलब इसका मान स्थिर होता है, फिक्स होता है, इसके चालक की लंबाई, क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मतलब क्यू का मान तो समान रहेगा, 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर। लेकिन पी का मान जो है वो क्षेत्रफल और लंबाई दोनों पर डिपेंड करता है। लंबाई आधा होगा तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, 5 का आधा होता है 2.5। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लो, उत्तर इस प्रकार लिखना है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोधकता का चालक की लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये स्थिरांक है, और स्थिरांक वाला मानों पर इसका कोई लंबाई में कोई चालक की लंबाई में कुछ भी परिवर्तन कर दो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगला सवाल, और लगभग काफ़ी सारे बच्चों को ये सवाल दिक्कत कर रहा था। ठीक है, और कुछ यहाँ पर टीचर भी गलत बता रहे थे इस सवाल का उत्तर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सवाल है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका कारण है कि आप जानते हैं वैसे तो, ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो एक साथ दो दिशाएं दर्शाएगी। ठीक है, रेखाएं नहीं बेटा, दिशाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, सही कर लेना, दो दिशाएं दर्शाती है, जो कि संभव नहीं है। अगला सवाल जो है 7वां, यहाँ पर आपको पूछा है, किसी विद्युत धारावाही परिनाली के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बने। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर तो ठीक ठाक चित्र बना है, लेकिन मैं चित्र वाला ज़्यादातर सवाल किताब का पेज बता देता हूँ, 256 पर है चित्र 13.10। और जो ऊपर से दूसरा चित्र देखना आपको, यहाँ पर देखो इस तरह का अगर आपने चित्र बनाया है, ठीक है, चुंबकीय चित्र रेखा दर्शाई है इस प्रकार। ठीक है, तब आपका नंबर पूरा मिल जाएगा, 1 नंबर। और अगला सवाल, ये तो रिपीटिंग सवाल और सबसे सरल सवाल है, उसमें से एक उदासीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जैसे अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, और ये उदासीन हो जाते हैं, यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, उदासीन। ऐसे अभिक्रिया को हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये अगर आपने केवल विक्रिया की परिभाषा ही लिखी है तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपने पूरा इस तरह का डिटेल में लिखा है, अम्ल प्लस क्षारक, तीर का निशान बना के, लवण प्लस जल, मतलब अभिक्रिया भी बना के, अब उदाहरण भी दर्शाया, तब भी 1 नंबर ही मिलेगा, ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम, ये तो एक लाइन का उत्तर है सीधा, कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। एक लाइन का उत्तर था, देख लो। ठीक है, और अगला सवाल है कि यहाँ पर यह सवाल भी कुछ बच्चे गलत कर रहे थे, कि यहाँ पर सिंपल सा सवाल है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके तापन की उपस्थिति, तापन गर्म करेंगे तो कॉपर और जल के रूप में टूट जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर कह रहा है अपचयित होने वाले अभिकारक। देखो यहाँ पर उत्पाद नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे कॉपर करके आ गए, कॉपर नहीं बेटा, कॉपर ऑक्साइड होगा। कॉपर ऑक्साइड का देखो अभिकारक पूछा है, अभिकारक कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड, CuO। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, किस में हो रहा है, कॉपर में। ठीक है, अगला सवाल है, ये तो सबसे
मतलब छोटे बच्चे भी कर सकते हैं ये तो। कि आयोडीन, हीरा, सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो सबको पता है हीरा। ठीक है। और मेथेन की संरचना तो इलेक्ट्रॉन बिंदु लगभग हर बार फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाली। अगर आपने इस प्रकार बनाया है, बिंदु की जगह अगर क्रॉस से भी दर्शाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर संरचना इस टाइप बनेगी, इस तरह बनाया है तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। याद रखना, मीथेन मेथेन दोनों एक ही वर्ड है। ये मीथेन लिखने से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इंग्लिश वर्ड पढ़िए। ठीक है, मेथेन ही पढ़ना है। ठीक है, मीथेन भी लिखा है तो भी मेथेन की संरचना ही पूछ रहा है। ठीक है, अगले सवाल है जो सवाल नंबर, जैव परक्रम को परिभाषित कीजिए। तो जैव परक्रम क्या होता है, देखो यहाँ पर जैव परक्रम जो जस्ट इसके पास में जीवधारी को जीवित रहने और अनुरक्षण के कार्य के लिए होने वाली समस्त क्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव परक्रम कहते हैं। और जैव परक्रम हमारे अनुरक्षण जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण है, शोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है आदि आवश्यक परक्रम है। क्षति और टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण आवश्यक परक्रम है। इसके लिए ऊर्जा आवश्यक होती है, और ऊर्जा हमको पता है कि ऊर्जा पोषण युक्त भोजन से प्राप्त होती है। अगर केवल आपने एक परिभाषा लिखी है तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको शब्द लिमिट 50 है, तो इसके मतलब तो कम से कम 40 के आसपास शब्द तो लिखने ही होंगे। तो कुछ मन से 2-4 लेने, आपको 1-2 लेने और लिखनी होती है। ठीक है, आगे एक लिंगी पुष्प, बिल्कुल सरलता। ठीक है, ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के जनन अंग जैसे कि पुंकेसर या स्टिकेसर दोनों में से कोई एक ही उपस्थित हो तो वह एक लिंगी पुष्प कहलाता है। जैसे ककड़ी है, मक्का है, पपीता है, खीरा है, तरबूज है, ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, कम पकी तर। ठीक है, इनमें से आपको 2 ही उदाहरण लिखने थे। एक उदाहरण लिखते हैं तो देखो ऊपर देखो आधा नंबर है, अगर दोनों उदाहरण से लिखते हैं तो आधा आधा 1 नंबर मिलता है, अगर परिभाषा लिखी है तो 1 नंबर। ठीक है, अगला है वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का नामांकित चित्र। तो ये मैंने चित्र यहाँ पर बनाने के लिए जगह बचती नहीं है, तो मैंने पेज बता दिए। पेज नंबर 149 पर चित्र 8.8 ऊपर वाला। ठीक है, और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाए, तो इसी पेज पर जस्ट ऊपर देखिए 7 नंबर लगे हुए। अगर केवल आपने इस तरह का सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी, और यहाँ पर आपने इस तरह का में बनाया तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 2 लगभग। ठीक है, और अगर इस प्रकार लिखा है कि आगे जैसे ऊर्जा के प्रवाह एक दिशा होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है, स्वपोषी द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, और शाकाहारी द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी को जीवों को प्राप्त नहीं होती। मतलब एक ही दिशा में होती है। जैसे कि उत्पादक को प्राप्त होगी ऊर्जा, तो उत्पादक को वापस पुनः सूर्य से सौर ऊर्जा को प्राप्त नहीं होगी, लेकिन उत्पादक से वापस शाकाहारी को जाएगा, और शाकाहारी की ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, मांसाहारी को, और मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी को। ठीक है, लेकिन इसका विपरीत संभव है नहीं है। ठीक है, जैसे मांसाहारी को मांसाहारी से वापस ऊर्जा शाकाहारी जीव प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे ये भी कह सकते हैं दूसरा पॉइंट, जैसे हमारी हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% वाला नियम भी अगर आपने लिख कर आए हैं, तो मतलब एक दिशा को होता है 10% नियम लिख दिया, ये 2 पॉइंट लिख दिए ना, तब भी आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। खाए हुए भोजन की मात्रा लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, और तथा आगे स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, 10% नियम और एक दिशा वाला, क्या ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, और 10% वाला नियम लिख कर आए हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और लगभग ये चित्र टाइप बनाया है, और एक आध 2 लाइन ये लिखी है तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे सवाल है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा। परिभाषा तो नहीं दे रखी है, पर सूत्र दे रखा, उसी सूत्र से हमें क्या बनानी होती है, परिभाषा। तो लेंस आवर्धन की परिभाषा अब जैसे यहाँ पर दे रखी इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो कि लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को किसी गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन लेंस आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, लेंस आवर्धन का सूत्र क्या होता है, H'/H, और या V/व्यू। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है, बिंब की ऊंचाई। और वाहनों के दर्शीय दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण, ये याद रख, छोटा सिंपल सवाल, उत्तल दर्पण। ठीक है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदु के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा थी।
और जूल तापमान पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखने थे, एक नाम लिखते हैं तो एक नंबर। ठीक है, आपको 3-4 बता दिए मैंने। विद्युत हीटर है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत इस्त्री है, निमजन छड़ है। इनमें से कोई भी आप दो लिख कर आए तब भी आपको दो पूरे नंबर मिल जाएगा इसका। ठीक है, आगे यहाँ पर विभांतर का अगर आपने परिभाषा ना लिखकर केवल सूत्र के रूप में इस प्रकार भी लिखा है ना, तब भी आपको वो नंबर दे देगा। ठीक है, और अगला सवाल है श्रेणी क्रम। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो पहले इसका चित्र बनाना चाहिए था आपको। ठीक है, ताकि जो 2 नंबर का सवाल है उसे चित्र बना के आपको ये लिखना था कि कोई धारा, देखो प्रतिरोध अलग है तो विभवांतर भी अलग अलग होंगे। मतलब R3 प्रतिरोधक है तो R1, R2, R2 और R3 तीन अलग अलग प्रतिरोध लेने होते हैं। और V1, V2, V3 तीन अलग विभवांतर। पर आपको पता होता है कि श्रेणी क्रम में धारक, विद्युत धारा के मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो धारा का मान अपरिवर्तित अर्थात स्थिर रहता है। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, तो V1 क्या होगा, R1, V2 क्या होगा, IR2, V3 क्या होगा, IR3। अब हम जानते हैं कि V बराबर क्या होगा, मतलब कुल विभवांतर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को विभवांतर और जोड़ कर देंगे। ठीक है, V का मान क्या होता है, हमें याद है कि V बराबर IR होता है ओम के नियम से। तो V1 का मान क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 तीनों के विभवांतर की मान रख दी। अब देखो I कॉमन लेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R बराबर क्या हो जाएगा, जो कुल प्रतिरोध है वो तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर हो जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक लाइन लिख सकते थे कि ये तीनों प्रतिरोधों कुल प्रतिरोध इन तीनों प्रतिरोधों के यौगिक सॉरी तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक, अगला सवाल है कि घरेलू विद्युत परिवर्तन में सामान्यतः विद्युत संयंत्रों उपकरणों को समांतर या पार्श्व क्रम में क्यों रखा जाता है। तो इसका कारण क्या है कि पहला देखो 3-4 कारण बताए। आपने अगर दो भी कारण लिखे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाए। पहला देखो, पार्श्व क्रम विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत साधितों में विभाजित हो जाती है। और दूसरा है कि पार्श्व क्रम विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध हमेशा घटता है, मतलब प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा अच्छी मात्रा में आगे जाएगी। ये एक फायदा है। ठीक है, एक और फायदा ये है कि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के विद्युत साधित्रों के लिए विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, साधित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त होता है, ये भी है। ठीक है, और एक और है कि उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर किसी भी चालक में स्विच का उपयोग करके स्वतंत्रपूर्वक विद्युत धारा भेजी जा सकती है। ठीक है, पांचवा उपाय है कि किसी एक प्रतिरोध के खराब होने पर भी विद्युत धारा का चालन होता रहता है। और फ्लेमिंग का वाह मस्त नियम बिल्कुल सरल था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अंगूठा है वो क्या दर्शाता है, विद्युत बल को। और तर्जनी है वो तर्जनी अंगुली। ठीक है, ठीक है, जस्ट अंगूठे के पास वाली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और मध्य में बीच वाली अंगुली क्या दर्शाती है, विद्युत धारा को। फ्लेमिंग वामास नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यह नियम क्या कहता है, देखो अपने हाथ की बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार फैलाता है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। यहाँ तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाती है। इस नियम को फ्लेमिंग का वामास्त नियम कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो ये भी सिंपल सवाल था, एक लाइन का। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक की परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि भर्जन और निस्तापन। बिल्कुल सिंपल था। भर्जन किसे कहते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और निस्तापन किसे कहते हैं कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, एक एक अभिक्रिया का उदाहरण भी दिया तब भी बढ़िया, अगर नहीं दिया तब भी कोई नंबर नहीं कटेगा, अगर परिभाषा आपने सही लिखी है दोनों।
ठीक है, आगे देखो, निम्न अभिकर्मक के एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया और संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, सोडियम के साथ अभिक्रिया लिखनी थी, तो सोडियम और एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है सोडियम एथॉक्साइड के दो अणु प्राप्त होंगे। यहाँ पर समीकरण पूरी संतुलित नहीं है, आगे दो लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखो, अगर और ये कह रहा है कि 443 केल्विन ताप पर और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसका क्या निर्माण होगा, एथीन का। ये अभिक्रिया काफ़ी सारे बच्चों की गलत हो रही है, थोड़ा देख कुछ बच्चों की गलत हो रही है, सारे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया ये भी सिंपल थी, हार्ड नहीं थी, पर अभ्यास जरूरी था। ठीक है, अगला देखिए सवाल, साबुन की मिश्रण संरचना का चित्र बनाता, पूरा विस्तार से नहीं बताना था। ठीक है, पूरे विस्तार से कही तो कि सर मैंने पूरी मिश्रण की पूरी व्याख्या करके आया, पूरी व्याख्या करने को कहा ही नहीं, केवल चित्रित कीजिए, मतलब चित्र बनाने को कहा, इस प्रकार बनानी थी। बीच में तेल की बूंदे और जो गुड़ है वो सोडियम को दर्शाता है, साबुन की मिश्रण संरचना, और साइड में ये बता दे जलडागी सिरा कौन सा है, इस प्रकार। तो बीच वाला मेन ये चित्र है, ये बना दिया है, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या कहता है कि जॉन जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, मतलब वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले जैसे कि हाइड्रोजन तत्व है उसे प्रारंभ किया, और 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान था। ठीक है, ये जॉन ल्यूइस ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक सुर से की, अतः इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, संगीत सुर कौन से होते हैं, 8 आप सभी को पता है। ठीक है, 17वां सवाल ये कहता है कि अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य। ठीक है, दो, वैसे तो 2 हार्मोन होते हैं मेन, पर एक जो अंडाशय से स्रावित हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एक और होता है अन्य। ठीक है, जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, मेन तो अपन का अंडाशय से स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन कह सकते हो। ठीक है, अगर आपने दोनों लिखे तब भी बढ़िया, अगर केवल एस्ट्रोजन लिखा तब भी बढ़िया है। ठीक है, तब भी नंबर मिल जाएगा। केवल हार्मोन का नाम लिखा है तो 1 नंबर मिलेगा। देखो लिखा है 1+2, अगर 2 कार्य, देखो 1 कार्य लिखा है तो 1 नंबर, 2 कार्य लिखा है तो 2 नंबर। तो ये क्या करता है, लैंगिक अंगों का विकास यानी लैंगिक परिपक्वता लाता है, पहला कद देखो। दूसरा, अंडाणु या अंड निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, और तीसरा ये है कि यौना आरंभ से संबंधित परिवर्तन लाता है, मतलब यौना आरंभ से जो भी संबंधित परिवर्तन होता है वो भी ये लाता है। मतलब अगर 3 में से कोई भी इनमें से 2 लिखे हैं, ठीक है, तब भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि अगला सवाल, समजात अंग और समरूप अंग को परिभाषित कीजिए। समजात अंग किसे कहते हैं, देखो सिंपल सा सवाल है। ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और मूल संरचना या मूल रचना समान होती है किंतु कार्य क्या होता है भिन्न भिन्न, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ व पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ। ठीक है, समरूप अंग किसे कहते हैं, समरूप को याद रखना समवर्ती अंग भी कहते हैं। ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति मूल रचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य समान, जस्ट इसकी उल्टी परिभाषा थी। मतलब आपको अगर समझात अंग की आती है तो जस्ट उल्टा लिखना, मतलब मूल रचना भिन्न भिन्न होती है, कार्य समान, तो ये समवर्ती अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली व चमगादड़ के पंख। अब अगला सवाल है कि तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, 1900 का पहला। तो इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तारों से आने वाले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरता है, और वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व क्या होता है, अनियमित रूप से परिवर्तित होता रहता है। इस कारण से उनका अपवर्तनांक भी क्या होता रहता है, बदलता रहता है। नहीं, बार बार क्या होता है, वायुमंडल में अपवर्तन होता रहता है। तो अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली किरणें लगातार अपना पथ बदलती रहती है। मतलब अपवर्तनांक के कारण क्या हो रहती है, तारे अपने आने वाले प्रकाश किरणें क्या होती है, लगातार अपना पथ यानी रास्ता बदलती रहती है, तथा हमारी आँख तक पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा को बदलती रहती है। बार बार वायुमंडलीय, इस बार क्या होता है, बार बार वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है, तो इस कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है,
अगला सवाल है, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? और ये तो सिंपल सवाल है कि खतरे के संकेत लाल रंग इसके ये होता है कि वो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और अगर तथा इसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन भी क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर इस तरीके से लिखा है तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, केवल एक लाइन इतना भी लिखा है ना, खतरे के लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इतना भी लिखा है तभी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि संयोजन अभिक्रिया। देखो, निम्न में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझे। तो आपको पहले क्या करना है, एक उदाहरण देना है कोई भी मन से। ठीक है, जिसमें संयोजन हो रहा हो, दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन होकर एकल अभिकर्मक का निर्माण करे। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने लिख दिया H2+O2 बराबर बराबर नहीं, सॉरी, H2+O2 अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, H2O। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, CO2 अभिकारक। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में होता है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया का मान लो ये दो उदाहरण दे रखे, दोनों में से कोई भी एक लिखा है या फिर कोई और लिखा है, पर याद रखना एकल अभिकर्मक होना चाहिए। ठीक है, और बाद में दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में टूटना चाहिए। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना था। ठीक है, अगला सवाल है कि वायु श्वसन किसे कहते, वायु श्वसन को परिभाषित कीजिए। सिंपल था, वह श्वसन जब ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में होता है उसे वायु श्वसन कहते हैं। 1 नंबर का सवाल मिल जाता है। ठीक है, अगला मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। तो वायु वाला पूरा बताना था। मनुष्य में वायु जो प्रवेश करती है शरीर में, वो नासा द्वारा, मतलब नाक के जो नाक के दो छिद्र होते हैं उनके द्वारा अंदर आती है। और नासिका में क्या होते हैं, महीन बाल और सूक्ष्म श्लेष्मा होती है। वे क्या करते हैं, अशुद्धि और धूल कण आते हैं तो उनके नाक के अंदर ही रोक लेती है। ठीक है, बाकी साफ होकर, मतलब निस्पंदित होकर या साफ होकर आगे वायु जाती है, कंठ द्वारा कहाँ पहुँच जाती है, फुफ्फुस में प्रवाहित हो जाती है, होने देते हैं। तो फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी गुब्बारों जैसी संरचना में नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसे हम क्या कहते थे, कूपिका। कूपिका क्या करती है, एक सतह उपलब्ध कराती है। ठीक है, जिससे गैसों का क्या हो सके, बिना ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और कुपिकाओं के भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तरण जाल होता है। श्वास अंदर लेने पर पसलियाँ क्या हो जाती है, ऊपर डायफ्राम चपटा और वक्ष गुहिका क्या हो जाती है, बड़ी। और अगर सांस बाहर छोड़ते हैं तो जस्ट इसका उल्टा होता है, डायफ्राम मतलब पसलियाँ नीचे, डायफ्राम जो चपटा हुआ था वो फैल जाता है, और वक्ष गुहा जो बड़ी हो जाती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, वायु फुफ्फुस के अंदर आने से कुपिकाएँ क्या हो जाएगी, अब वायु अंदर आएगी तो फेफड़े हवा से क्या, वायु से भर जाते हैं। ठीक है, जैसे गुब्बारे में वायु भर जाती है फूंक मारने से। ठीक है, इसी प्रकार कुपिकाएँ भी देखो, अंदर छोटी छोटी कुपिकाएँ भी वायु जो अंदर आने से क्या हो जाएगी, भर जाती है। और रुधिर शेष शरीर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। और श्वास चक्र में जब वायु अंदर बाहर होती है तो फुफ्फुस का वायु का आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और तथा CO2 के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना था। अगर इसका मतलब आपने कुपिकाओं से स्टार्ट किया लिखना है या इसका आधा भी लिखा है तो अब भी आपको 2 नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है, अगला सवाल है कि अथवा में दे रखा, अगर ऊपरला देखो, मानव श्वसन तंत्र का चित्र है वो पेज नंबर 115 पर, मैं के पहले भी कहा था जगह सही है नहीं, यहाँ पर सटीक सही चित्र बनेगा नहीं, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ पेज नंबर बता देता हूँ आपको, वहाँ से आप चित्र देख लेना। पेज नंबर 115 पर चित्र है। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पर क्या है अगला सवाल, अगर ये ना कर कर आपने नीचे वाला क्या है, पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन एक जैसे छोटी क्लासों में परिभाषा है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख कर आया तो 1 नंबर मिल जाएगा इसका। ठीक है, अगर वह ये ना लिख कर आप बड़ी क्लासों वाले परिभाषा, जैसे कि वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाता है। ठीक है, इसका चित्र भी आप तीसरा मानव पाचन तंत्र का पेज नंबर 110 पर है। ठीक है, ऊपर वाला चित्र 115 पर है, यहाँ पर पाचन तंत्र वाला 110 पर। ठीक है, अब भोजन में पाचन में अग्न्याशय रस की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अग्न्याशय रस की भूमिका क्या है, साइड में लिखा है, शुद्धतर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा होता है,
ठीक है। शुद्धातर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन। और इस कार्य के लिए ये यकृत और अग्नाशय, अग्नाशय से क्या करती है, श्रावण प्राप्त करती है, अर्थात अग्नाशय रस प्राप्त करती है। और अग्नाशय के एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्या बनाया जाता है, क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है। और यकृत से स्रावित पीत रस इस कार्य को करता है। अग्नाशय रस का श्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के, अगर आपने यहीं से लिखना शुरू किया तब भी आपका सही गिना जाएगा। ठीक है। ऊपर वाला नहीं लिखा है विस्तार से पूरा, यहीं से लिखा है आपने 4-5 लाइन, तब भी आपका सही गिना जाएगा। ठीक है। अग्नाशय रस का श्रावण करती है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम की बात करें, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और इमस्गत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्धातर की भित्ति में ग्रंथि होती है और जो आतर रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल दिया जाता है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसामल तथा ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर लेते हैं। अग्नाशय रस व इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये लाइन भी लिखी है तब भी सही है। ठीक है। अगला सवाल है कि एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि एक बिंब उसके फोकस एप पर स्थित हो। इससे पहले हम दूसरा सवाल देखते हैं। 22वां सवाल अगले पेज पर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गोलीय दर्पण, मतलब नंबरिकल सवाल आए हैं वो बिल्कुल ईजी आए। 2 सवाल है देखो यहाँ पर, दोनों बहुत ईजी है। ठीक है। गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या, मतलब आपको क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या आर दे रखा है, और फोकस दूरी पूछिए एफ। तो आर बराबर क्या होता है, 2f। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, मतलब आर का मान दे रखा है 14/2, बराबर कितना आ जाएगा, फोकस दूरी बराबर 7 सेमी। मतलब 2 लाइनों का उत्तर और 2 नंबर मिल रहा है, एक लाइन का ही है हकीकत तो। ठीक है। और अगला देखो यहाँ पर दूसरा, नीचे देखो पहला सवाल इसका भी आगे है, अगले पेज पर मिल जाएगा आपको। ठीक है। यदि एक लेंस की समता, मतलब आपको P दे रखा है, और P बराबर क्या होता है, 1/, लेंस की समता का सूत्र क्या होता है, 1/फोकस दूरी। ठीक है। तो आपने फोकस दूरी पूछे तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। P का मान दे रखा है 2.5, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो 10/25 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 5 के भाग से देकर काट देंगे, 5 का भाग 10 में 2 बार, और 5 का भाग 25 में 5 बार। ठीक है। 5 का भाग 2 में देंगे, कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर। फोकस दूरी है तो मीटर में बता देंगे। ठीक है। सिंपल सवाल था। अब इसका हम 22 का पहला और दूसरा देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22 का पहला, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जब एक बीम उसके जब बीम उसके फोकस एप पर स्थित हो तो इस प्रकार बनाता था। देखिए चित्र अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, तो एक अवतल दर्पण से बीम की स्थिति मुख्य फोकस एप पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और प्रतिबिंब अगर देखो इतना, ये हिंदी वाली लैंग्वेज नहीं लिखे, केवल चित्र बनाया ना, तब भी आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगर प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक जो होगा विवर्धित होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। और 22 का पहला जो है जो अथवा में नीचे दे रखा है उत्तल लेंस वाला, तो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब का बनना जब बीम कहाँ पर हो, F1 और 2F1 के मध्य या बीच स्थित हो। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का चित्र बनेगा। ठीक है। आप इस प्रकार बनाकर आए हैं, थोड़ा देखो F2 से प्रे बनेगा, मतलब इससे थोड़ा सा दूर बनेगा इस तरफ। ठीक है। जैसे मैंने दर्शा दिया ऐसे ही कि दोनों बिंदु मिलेंगे, ऐसे ही बी डैश। ठीक है। तो यहाँ पर यदि उत्तल लेंस में बीम F1 और F1 के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस से 2F2 से परे बनता है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, विवर्धित, बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। ठीक है। और हम देखते हैं अब 23वें सवाल की बात करते हैं। तो 23वें में देखो आप क्या दे रखा है, गंधीय सूचक का उदाहरण। ठीक है। तो इसका उदाहरण होता है, प्याज भी लिख सकते थे, लौंग भी, वेनिला। ठीक है। इनके तेल का, प्याज, लौंग, वेनिला के तेल या इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से आपको कोई एक लिखा है ना, तब भी सही होगा, प्याज या लौंग या वेनिला, तीनों नहीं लिखना है, तीनों में से कोई एक लिखना था। ठीक है। अगला सवाल है कि चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH होल्ट वाइज। ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनेगा, श्वेत अवशेष बनता है। इसमें अत्यधिक मात्रा, देखो श्वेत अवशेष बनता है, मतलब देखो CaOH होल्ट वाइज कार प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जल का कण अलग हो जाएगा। ठीक है। क्या बन जाएगा, CaCO3, एक O यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा।
तो ठीक है। और अभिक्रिया अगली देखो, अगर ओके कार्बन डाई इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो एक जल में विलयशील पदार्थ भी बनता है। ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या कह रहा है, अधिक। तो मैंने अलग नीचे अभिक्रिया बताई, देखो CaOH हॉल्ट, ये तो सेम पदार्थ लेना है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या करनी है, अधिक मात्रा में प्रवाहित करनी है। तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, CaHCO3 हॉल्ट वाइज। ठीक है। और यहाँ पर ए का नाम क्या हो जाएगा, CaCO3, और बी ए अगर आपने बनाया CaHCO3 हॉल ट्वाइस। अगर आपने ये नहीं किया है तो हम दिया ये क्या है, तो शुद्ध जल का पीएच, ये इससे भी सरल था। ठीक है। और शुद्ध जल का पीएच मान सबको याद है 7 होता है, उदासीन। ठीक है। और इसमें कह रहा है सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब उससे भी इजी सवाल ये है। ठीक है। तो दूसरा सवाल है, देखो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र याद होना चाहिए Na2CO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl। ठीक है, क्या बनेगा, और यहाँ पर देखो खुला, देखो कह रहा है यौगिक ए बनता है और ए को साधारण नमक, मतलब नमक का सूत्र याद तो छोटे बच्चों को भी होता है, छठी सातवीं के बच्चों को भी। ठीक है, क्या होता है NaCl। सिंपल सा सवाल था। ठीक है। साधारण नमक ए का नाम बताना था, तो ए का नाम आपको सभी को पता है साधारण नमक का। ठीक है, क्या होता है NaCl। वहाँ पर ए और बी का नाम तो बता दिया मैंने, क्या होगा CaCO3, बी का मान CaHCO3 हॉल्ट वाइज। ठीक है, यहाँ पर ए का नाम ही पूछा है केवल। ठीक है, और ए का नाम क्या है NaCl। और क्या कह रहा है देखो आगे, ए के जलीय विलयन, मतलब जो ए बना है जैसे कि नमक बना है NaCl को जलीय विलयन, मतलब इसमें जल प्रवाहित करके विद्युत जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जल का प्रयोग, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जल का उपयोग, जलीय विलयन का उपयोग करके। ठीक है। तो इसमें मतलब नमक को जल में घोलना है, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। ठीक है, विद्युत धारा का अच्छा चालन, विद्युत धारा का चालन करेगा, क्योंकि लवण की मात्रा होती है तो विद्युत धारा का चालन होता है, घुलनशील होता है तब। ठीक है। तो क्या बनेगा 2NaOH। ठीक है, और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है। ये अगर आपने सभी उत्तर देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। अगर कोई भी डाउट है किसी प्रकार का इस पेपर में तो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको ये PDF के रूप में चाहिए तो वो कमेंट कर लेना, उसको वो व्हाट्सअप नंबर बता देंगे। ठीक है, फिर उसमें आपको भेज दिया जाएगा PDF। राइटिंग पर थोड़ा स्पीड में लिखा है तो ठीक ठाक राइटिंग है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। और आपको अगर इनमें से कोई भी सवाल लगता है कि सर गलत बता रहे हैं, या ऐसा कोई सवाल, मैंने पूरी अच्छे से एक एक सवाल का उत्तर सोच समझ कर लिखा है। ठीक है। लगभग अगर आपने ये सब उत्तर पूरे सही हो रहे हैं तो आपके लगभग 80 में से 80 पूरे आने की संभावना है। ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है। और आगे भी ऐसे वीडियो पेपर संबंधित जो भी अगर हमारे हो सकेगा हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।